श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, 2020 में लागू हुई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब 3 साल हो गए हैं और इस समय हम इसकी तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। इस शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं हैं, इससे देश के विद्यार्थियों को कितना फायदा हो रहा है, इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने सामाजिक विश्लेषक और शिक्षाविद श्री शशांक शर्मा जी। शशांक जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। शशांक जी, जैसा भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि नई शिक्षा नीति को लगभग 3 वर्ष हो गए हैं, तो ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी क्या विशेषताएं आप पाते हैं और किस तरह से पुरानी से भिन्न है ये? जी विकल्प जी, दरअसल ये शिक्षा नीति तो 2020 से लागू हो जानी चाहिए थी जी, लेकिन कोविड के दौर में ये ठीक से लागू नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि इस शैक्षणिक सत्र से ये बहुत अच्छे ढंग से स्कूल और महाविद्यालयों में लागू हो जाएगी जी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अभी तक हम यह मानते थे कि जो शिक्षा के केंद्र हैं, चाहे वो महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, वहां से बच्चे जो डिग्री लेकर निकल रहे हैं वो केवल कागज का टुकड़ा है जी, जिसके आधार पर नौकरियां नहीं मिलती जी। और कुछ ऐसी शिक्षा है जहां शिक्षा की डिग्री के आधार पर नौकरी मिलती है, वहां भीड़ लगी हुई है जी। तो इसलिए शैक्षणिक अकादमिक जो करिकुलम है, तो बीए क्यों करें जी, बीकॉम क्यों करे, बीएससी क्यों करे, तो हर कोई इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, लेकिन ये भी समाज के लिए उतने ही उपयोगी विषय हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता इस नई शिक्षा नीति की यह है कि आप कौशल आधारित, प्रौद्योगिकी आधारित कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम करते हुए भी समाज के इन महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी रुचि, अगर आप नहीं पढ़ सकते इंजीनियरिंग, मेडिकल, अगर आपकी रुचि कला के संकाय में है या विज्ञान में है, तो आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आप प्रौद्योगिकी आधारित, उद्यमिता आधारित और कौशल के किसी विषय पर जी, जैसे आप चाहें तो मिट्टी का बर्तन बनाने की कला भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप सीख सकते हैं जी। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप अपना करियर बनाएं तो आप बना सकते हैं जी। आप संगीत में भी कर सकते हैं जी। आप किसी तरह की कला। तो ये जो बातें हैं कि उन्मुक्त होकर कोई विद्यार्थी किसी भी विषय को लेकर नौकरी पाने या अपना रोजगार करने की कौशल और उसकी योग्यता पैदा कर सके, इस शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है और इसीलिए मैं इसको त्रिपक्षीय संबंध कहता हूं। एक तरफ शैक्षणिक संस्थानें हैं जी, एक तरफ विद्यार्थी है जी, और एक तरफ जो है उद्योग है जी, व्यापार है जी। तो हम देखते हैं कि जो शिक्षा मिल रही है वो उद्योग व्यापार को अच्छे काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं जी, और उद्योग व्यापार को जिस तरह के चाहिए वहां पर भीड़ लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों के बीच में बहुत अच्छा संतुलन बनाने का प्रयास है। मैं ये चाहूंगा कि अभी चूंकि महाविद्यालयों में प्रवेश हो रहा है, लोग स्कूलों से निकल के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी नई शिक्षा नीति का अध्ययन करें और इसमें दी हुई सुविधाएं जो हैं, किस प्रकार का कौशल उन्नयन कर सकते हैं, उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं, मुझे लगता है इसको समझ बूझकर अपने विषय तय करें। अब ये बाध्यता नहीं है कि केवल बीए करना है तो केवल आपको कला संकाय के विषय, उसमें आप गणित भी पढ़ सकते हैं। गणित पढ़ते समय आप इतिहास, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र ये भी पढ़ सकते हैं। इसका ध्यान रखें, ये मैं अपील करना चाहता हूं जो नए विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। स्कूल में तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, लेकिन खासतौर से यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें, जब कोई बच्चा स्कूल से कॉलेज में प्रवेश लेता है तो उसके सामने ये दुविधा खड़ी होती है कि कौन सा कोर्स ले, क्योंकि कोर्स का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, एक तो उसकी रुचि उस कोर्स में होनी चाहिए और दूसरा ये कि क्या ये कोर्स उसे एक अच्छा रोजगार दिला पाएगा। तो क्या आप उनको मार्गदर्शन देना चाहेंगे? विकल्प जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। हर छात्र जो 12वीं पास करके कॉलेज में जा रहा है, वो इतने विकल्प हो गए हैं कि वो कंफ्यूज है कि क्या करे और क्या ना करे जी, और इसलिए वो गूगल करके और इधर उधर से पता लगाता रहता है। आजकल अवसर इतने बढ़ गए हैं, रोजगार के अवसर। पहले क्या होता था कि जैसे अभी आपने कहा कि बहुत कम अवसर होते थे। आपने गणित लिया है तो इंजीनियरिंग करेंगे, नहीं तो बीएससी करेंगे। आपने बायो लिया है तो मेडिकल करेंगे, नहीं तो बीएससी करेंगे। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो बीकॉम करेंगे, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। लेकिन अब केवल अगर आप बीकॉम की बात करेंगे ना, तो बीकॉम में केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे,
अब फाइनेंस के अंदर में वो चाहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी शेयर मार्केट के अंदर का फाइनेंस कैसा होता है, तो आप अगर देखेंगे तो रिटेल मैनेजमेंट का फाइनेंस कैसा होता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी आप देखेंगे तो जो NBFC है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके मैनेजमेंट अलग होता है। यानी बहुत सूक्ष्म तरीके के कोर्सेस और उसकी जरूरतें बाजार में आ गई है। तो जितने भी अवसर बढ़ रहे हैं, जितना बाजार बढ़ रहा है, जितना उद्योगों का साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे वहां पर काम करने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षेत्र के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ रही है और इसलिए उस तरह के कोर्स डेवलप हो रहे हैं। खासकर जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें अगर आप जो देखेंगे तो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, और आप केवल विज्ञान पढ़े तो केवल विज्ञान नहीं पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट अगर इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, यानी इंजीनियरिंग के साथ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आज जो छात्र प्रवेश लेना चाहता है या आने वाले समय में जो छात्र तैयारी कर रहा है कि अगले साल वो 12वीं पास करेगा, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी जानकारी अलग अलग कोर्सेज की और अपने रुचि को उसमें साथ में रखें, किस तरह की है। तो पहले अपनी रुचि को समझें, अपनी क्षमता और योग्यता को परखें और उसके बाद इस बात का बिल्कुल ख्याल न रखें जो भी कोर्स करेंगे उसमें नौकरी या अवसर नहीं है। हाँ, आपको उसमें श्रेष्ठ होना पड़ता है, उसमें आपको ज्ञान और कौशल दोनों विकसित करना पड़ता है। तो आज छात्र के पास अवसर की कमी नहीं है। प्रवेश लेने के पहले जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं उसके सारी चीजों को समझकर, जिस संस्थान में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, आप केवल जाके फॉर्म भर के फीस मत जमा करिए, उसके जो शिक्षक लोग हैं उस विषय के, उस इंस्टीट्यूट के, उससे जाकर आप आधे घंटे का समय निकालिए, उनके साथ बैठिए और पूछिए कि भाई ये कोर्स मैं अगर करना चाहता हूं तो अवसर क्या है। अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा हो गई और इतनी कठिन प्रतिस्पर्धा हो गई हो, जैसा भी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि विकल्प इतने सारे होते हैं, तो किसी भी बच्चे को क्या 12वीं में आकर ही इस बारे में गंभीर होना चाहिए या कब से 10वीं में उसे गंभीर हो जाना चाहिए कि हमें कौन सी लाइन पकड़नी है, आगे क्या करना है? वो उपयुक्त समय या उपयुक्त कक्षा कौन सी होती है? विकल्प जी, देखिए हमारा जो पूरा शिक्षा पद्धति है उसमें 8वीं तक ये बुनियादी शिक्षा होती है जिसमें आपके पढ़ने की रुचि, कुछ बुनियादी जानकारी और कुछ कौशल उसमें विकसित होते हैं। असली पढ़ाई शुरू होती है 9वीं से और 9वीं 10वीं में जैसे पढ़ेंगे उस तरह से तय होता है कि आप कौन सा विषय 11वीं में लेने वाले हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 11वीं में कौन सा विषय लेंगे ये आपके आने वाले भविष्य को तय करेगा। तो 9वीं से छात्रों को और उनके पालकों को गंभीर हो जाना चाहिए क्योंकि 9वीं और 10वीं में उसको सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो क्या होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ते समय किस क्षेत्र में उसकी रुचि बहुत अच्छी है। आज कला संकाय में भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो चैट PGT जो चल रहा है ये क्या है, ये इसमें किसको नौकरी मिल रही है? सोशल मीडिया के जितने कंटेंट राइटर हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इसमें किन लोगों को नौकरी मिल रही है? इसमें आप देखेंगे तो यही जिनकी लेखन क्षमता अच्छी है, जिनकी कला संकाय में एक अच्छी समझ है। तो मुझे लगता है कि अवसर की कमी कहीं पर नहीं है। अब उसके केवल पहले चीज ध्यान रखना है कि उसकी रुचि किसमें है, उसकी कौशल और योग्यता किसमें है। 9वीं 10वीं उसको परखें और 11वीं में उस हिसाब से उसको विषय दिलाएं। जब ये आप बात करते हैं रुचि की, अलग अलग बच्चे फैंटेसीज में जीते हैं, उनको वास्तविकता का उसके लिए क्या पढ़ाई करनी है, वो कितनी कठिन है, वो उनकी रुचि का विषय है भी कि नहीं है, ये उतना भान होता नहीं है। जो आपने रुचि की बात की, ये रुचि को अपनी कैसे पहचाने, किस तरह से वो ये तय करे कि उसे कहाँ जाना है, इसके बारे में बताइए। ये नजर ना शिक्षक और पालक को रखना होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो इंटरेक्शन स्कूल के दिनों में शिक्षकों का और छात्रों का होता है वो महत्वपूर्ण होता है। वहां पर शिक्षक अगर बच्चे की अभिरुचि को देखकर उसको सही गाइड कर देते हैं, एक्चुअल में सफलता और असफलता जो बच्चे की है वो कुछ भी नहीं है। आपको सही समय पर पालक और गुरु ने आपको किस तरह से आपकी रुचि और योग्यता के हिसाब के आपको दिशा दिखाई, आप उस दिशा में चल पड़े, वही व्यक्ति सफल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यही जो 9वीं और 10वीं में पढ़ाई है, अब गणित उसको 9वीं और 10वीं में ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अब आप उससे उम्मीद करेंगे कि इंजीनियर बनने के लिए 11वीं 12वीं में जो और कठिन गणित का स्तर है उसमें जाए। तो ये माँ बाप को समझना पड़ेगा
इसके पहले जो मैंने कहा कि रोजगार के अवसर अब केवल इंजीनियर, डॉक्टर, सीए में नहीं है, बहुत सूक्ष्म तरह के कोर्सेज हैं जिसमें साइंस नहीं भी है और थोड़ा बहुत है भी जी। जैसे एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि अभी 5वें चरण का औद्योगिक क्रांति हो रही है जी, जिसमें हम कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस चलेगा जी। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जहां पर डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोर्सेज नहीं हो रहे हैं जी। एक नया क्षेत्र है, इसमें बहुत ज्यादा विज्ञान नहीं है, थोड़ा गणित, थोड़ा फिजिक्स अगर आपको समझ में आता है। और आश्चर्य की बात क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस में केवल इंजीनियर नहीं चाहिए जी, उनको आर्ट्स फैकल्टी के भी लोग चाहिए, उनको कॉमर्स फैकल्टी के लोग भी चाहिए जी, उनको इकोनॉमिक्स वाला भी चाहिए, उनको स्टैटिस्टिक्स वाला भी चाहिए। तो कहने का आशय है कि वो डाटा एनालिसिस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखते हैं तो केवल इंजीनियर नहीं, जो दूसरे भी संकाय के लोग हैं उनकी भी आवश्यकता उस क्षेत्र में है जी। तो ये 5वें जनरेशन के औद्योगिक क्रांति में हर रुचि रखने, हर तरह की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। 12वीं के बाद जब बच्चे को किसी कोर्स का चयन करना है या संस्थान का चयन करना है, किन बातों का वो ध्यान रखे? इसी से जुड़ा सवाल है कि कई बार ये भी लोग कहते हैं विशेषज्ञ कि हमें 12वीं के बाद ग्रेजुएशन लेवल पर ही, स्नातक स्तर पर ही हमें कोई बहुत ही विशेषज्ञता वाला कोर्स नहीं चुन लेना चाहिए, हमें ऐसा कोर्स चुनना चाहिए जो जनरल हो और विशेषज्ञता वाली चीज हमको स्नातकोत्तर स्तर पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे करनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि, और ये नई शिक्षा नीति में भी है जी, अगर आप गौर करेंगे तो सही नई शिक्षा नीति क्या कहता है कि 10वीं के बाद ही आपको कोई बहुत हायर एजुकेशन की प्लान करने की जरूरत नहीं है जी। आप किसी अच्छे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स सेलेक्ट करें और उसमें विशेषज्ञता हासिल करके आप 12वीं के बाद से ही नौकरी पे आ सकते हैं जी। देखिए, ये ग्रेजुएशन करना और पोस्ट ग्रेजुएशन करना, एमफिल करना, पीएचडी करना, ये भारत के उस समय काल का दुष्परिणाम है जिसमें नौकरियां नहीं थी जी। तो लोग 12वीं कर लेते, 11वीं कर लेते थे, नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें, हो सकता है ग्रेजुएशन करने से नौकरी मिल जाए। लोग ग्रेजुएशन कर लेते थे, अब क्या करें, नौकरी अभी भी नहीं है तो चलो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, अरे अभी भी नहीं है तो चलो एमफिल कर लें, चलो पीएचडी कर लें। तो लोग बहुत प्लान करके नहीं किए, ये तो जैसे जैसे उनको समस्या आती गई वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं है। आज अगर 10वीं में आप प्लान कर लें कि मुझे 12वीं से ज्यादा नहीं पढ़ना है तो ये 2 साल में आपके पास स्किल डेवलपमेंट के इतने अच्छे कोर्सेज हैं, आप इतने अच्छे दक्ष हो सकते हैं किसी एक क्षेत्र में। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप रायपुर शहर या किसी भी शहर में आप मोबाइल रिपेयर करने वाले व्यक्ति के पास चले जाइए, उसके पास नहीं तो 100, 150, 200 मोबाइल रखा रहता है जी। वो औसत एक मोबाइल से अगर 200 रुपए भी कमाता होगा तो उसकी कमाई का अंदाजा आप लगा लीजिए। कोई भी कौशल आपके पास हो वो स्थिर नहीं हो सकता, ज्ञान जैसे स्थिर हुआ फिर धीरे धीरे उसका महत्व खत्म हो जाता है जी। आपने एक चीज का कौशल सीखा, फिर उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं आपको उस हिसाब से सीखना पड़ेगा जी। जो आपका प्रश्न था कि ये जो कोर्सेज हैं इसको हम किस लेवल पे सोचें, तो मुझे लगता है कि 10वीं लेवल पे ही सोचना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती लेकिन वो बेवजह ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मैं आपको एक रिकॉर्ड देना चाहता हूं। आज की तारीख में जितने भी इंजीनियर अपने कोर ब्रांच में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं जी, वो अपने कोर ब्रांच की नौकरी नहीं कर रहे हैं जी, वो दूसरे ही क्षेत्र में जाके कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? तो ग्रेजुएशन करने की अनिवार्यता है तो वो कर तो जरूर रहे हैं जी, लेकिन उनकी नौकरी उस क्षेत्र में नहीं हो रही है। सिविल इंजीनियर पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है जी। जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा है वो पता चला डाटा एनालिसिस में काम कर रहा है जी। कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है। कहने का आशय है समय बदल गया है। दरअसल ये जो जनरेशन गैप है ना, पीढ़ी जो है, पुरानी पीढ़ी की सोच नहीं बदली है। वो आज भी गणित लेकर इंजीनियरिंग करना, बायो लेकर मेडिकल करना, उनको इस सोच दौर से बाहर निकलना पड़ेगा। मजे की बात क्या है, हर व्यक्ति के हाथ में जो गूगल बाबा हैं वो बच्चे को बहुत अच्छा ज्ञान भी दे रहे हैं जी। उनकी जानकारी और अपने दोस्तों से और स्कूलों में जाके वो लोग जो हासिल करते हैं उनके पास वास्तव में नई जानकारी रहती है जी। पालकों की जिम्मेदारी ज्यादा है, वो बच्चों के इंटरेस्ट और कौशल को समझें, उसको क्या पढ़ना है ये समझें और बच्चों के साथ बैठ के बात करें, उनको उससे ज्यादा जानकारी है जी। तो आप सही समय यानी 10वीं के बाद से इसकी प्लानिंग करें। तो श्रोताओं, जैसा भी आप सुन रहे हैं, चर्चा शशांक जी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, सार्थक और उपयोगी हो रही है और इस चर्चा को हम अगले अंक में भी जारी रखेंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।